कि त्याग तपस्या बलिदानों से आज वृद्ध दिन आया है, राम लला में हो जग सारा, दुनिया ने जश्न मनाया। कि भारत माँ के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी। जब उत्तराखंड में आए थे मोदी जी केदारनाथ की यात्रा पर, तो उन्हें उस समय ये लोहिया भेंट किया, चोड़ा ये भेंट किया गया था। जोगड़ शुंडी गांव की तेती रोहिणी आई ध्यान मेरे योस्ते बो मेरे कोत के पड़तु सियाण। श्री प्रेमचंद्र शर्मा कृषि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अक्षय जोशी आज आप सभी लोगों को एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने हमें सिखाया है कि भूमि के लिए समर्पण और जुनून किसी भी औपचारिक शिक्षा से परे है। आइए आप सभी लोगों को मिलाते हैं जौनसर बाबर के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपनी 5वीं तक की सीमित शिक्षा के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां प्राप्त करी है कि उन्हें राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। चलिए स्वागत करते हैं पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जहां उत्तराखंड के आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां हमने देखा है वहां सेब की खेती का बड़ा प्रचलन है, पर आपने अपनी खेती के लिए अनार को ही क्यों चुना? इसमें मुख्य कारण ये है कि हमारा गांव जो है 940 मीटर की हाइट पे है। वहां जो है उस समय सेब का ये था कि सेब जो है ऊंचाई मांगता था और मैं हिमाचल में मजदूरी करता था। और जब हमने वहां देखा कि वहां सेब की खेती जबरदस्त तरीके हो सकती है, मैं जिस गांव में रहता था, धर्माना गांव था, वहां पर मैं सेब के बगीचे में मुंशी था। आज भी उस गांव के लोग मुझे मुंशी के ही नाम से जानते हैं। जब हमने देखा कि ये इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, वहां इतना बढ़िया सेब हो रहा था, क्या हम नहीं कर सकते? लेकिन जब हमने मालूम किया कि लो हाइट में सेब नहीं है, लेकिन आज तो ऐसे भी सेब आ गया कि जो हम अटाल में भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो सेब उस समय उगा सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कोई ऐसा काम करें ताकि हम जो है इस सेब की जगह कोई फल वाला फल तैयार करे। तो उसी खोज में मैं अनार पे पहुंचा, क्योंकि हमारा अनार का भी मेरा विशेष तो ये नहीं था, लेकिन हमारे घर के सामने एक अनार का पेड़ था। वो पहाड़ी अनार था और लेकिन उसमें बहुत बड़ा बड़ा दाना लगता था और 1 किलो का दाना, गणेश वैरायटी का अनार था और 1 किलो का एक दाना था, उससे भी ज्यादा थे। लेकिन हमने सोचा कि इसमें ये तो हो सकता अनार, लेकिन उस अनार में क्या था, कीड़े लगते थे। अच्छा। कीड़ा लगता था। हमारे परिवार वाले हम ये सोचते थे, गांव का आदमी उस समय ये सोचता था कि कीड़े ही प्रजाति कीड़ा ही होगा इसमें, लेकिन ये पता नहीं था कि कीड़े के। मैंने सोचा कि जब इतना अनार आ रहा है बाहर से, तो इस कीड़े की तो कोई दवा होगी। तो मैं उसी खोज में मैंने जो वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे और वन विभाग के अधिकारी थे, उनसे पूछा कि अनार तैयार कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा कि अनार कटिंग से भी लगता है और अनार बीज बीज से भी तैयार किया जाता है। तो मैंने जो है उसके क्या करी, उस पेड़ की कटिंग से मैंने 500 पेड़ पहले तैयार किए। जब वो 500 पेड़ तैयार किया मैंने, तो और पेड़ भी बड़े हो गए, उसके फल भी आया, सभी पेड़ों में फल आया। फल बहुत ही जबरदस्त फल था, यहाँ तक का था कि 1 किलो का एक दाना था। आपको एक बात सुनाऊं कि उस समय में उस फल को यहाँ लेकर आया देहरादून में, और एक 12 किलो की पेटी में 12 ही दाने अनार। और मैंने सोचा कि उस समय विभापुरी जी थी प्रमुख सचिव, और मैंने विभापुरी दास जी को एक पेटी अनार की लेके गया और उन्होंने देखा अनार, उन्होंने कहा शर्मा जी मैं तो नहीं लूंगी अनार। मैंने कहा क्यों नहीं आप लेंगे? बोला नहीं, आपने तो इसमें इंजेक्शन लगा रखा। अच्छा, उसका साइज बड़ा था। साइज बड़ा था और आपने इंजेक्शन लगा रखा। मैंने कहा मैडम ऐसा है कि अनार एक ऐसा फल है जिसमें अगर कांटा भी चुभ जाए तो वो सड़ जाता है। तो बोलो क्या आपने क्या? मैंने कहा ये तो ऐसा कुदरती, हम जो है उस समय गोबर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता था, उस समय खाद खूद का ये नहीं था प्रचलन, और कीड़े से हमने ऐसे बचाया था अनार को कि हमने पूछा था कि किस तरह से इसको। उन्होंने कहा कि अनार में फूलते ही समय कीड़ा पड़ता है,
अच्छा। तो उसकी हमने दवा कर दी और वो अनार, लेकिन जब उन्होंने देखा वो हैरान हो गए कि यार इतना बड़ा, लेकिन उस अनार में क्या सीड मोटा था। अच्छा। सीड मोटा था क्योंकि हमारे देश में तो एक ये प्रचलन भी है कि बिल्कुल सॉफ्ट चाहते हैं सॉफ्ट चाहिए। सारे, या मीठा और सॉफ्ट के प्रति ज्यादा, लेकिन वो जो है थोड़ा उसमें जैसे सीड ज्यादा था इसलिए, और मंडी ले गया तो मंडी में भी वो मेरा अनार बिका नहीं। मैंने मंडी वालों से पूछा कि भाई इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बिक रहा? बोला इसका जो मुख्य कारण क्या है कि ये अब कोई रिश्तेदारी में जाएगा, वो अनार का 1 किलो ले जाएगा, तो उसमें तो उसमें एक ही दाना आएगा। एक ही दाना आएगा, तो एक दाना तो फिर उसके कोई क्या लाया था, वो एक दाना अनार का लाया था, हुँ। और इसलिए भी नहीं बिक रहा था। और दूसरा क्या कारण था कि उसमें सीड था, वो जूसी अनार वो भी नहीं। जूस इस वजह से मंडी ने बिल्कुल एकदम मना किया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस अनार की खोज में निकलूं, और मैं महाराष्ट्र गया। जी, जी। और हमने जैसा सुना भी है आपने महाराष्ट्र से कुछ पौधे लाए थे, हम्म, पर वो पौधे कमर्शियली तौर पर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका आप क्या हाँ, कारण मैंने मानते हैं? जो महाराष्ट्र से जो अनार के सैंपल आए पौध के, ये लाया, साइन वो भगवा के थे, भगवा सिंदूरी। जी। और उसको जब हमने लगाया और सफल भी हुआ, फल भी आया बहुत अच्छा, लेकिन क्या है कि उस अनार में वो शाइनिंग नहीं थी जो अच्छा। महाराष्ट्र में होती। और वो बाहर से हमारा अनार खुरदरा होता था, और मंडी में उसको लेना ही बंद कर दिया बिल्कुल मंडी वालों ने। उन्होंने कहा, जबकि मैंने यहाँ तक भी बोला था मंडी वालों को आप अनार को देखिए, टेस्ट करिए, लेकिन मंडी के आड़तियों ने बताया कि हमको बाहर से चमकीला चाहिए, अंदर से चाहे इसके अंदर गोबर भरा हुआ। तो लेकिन इसका इस क्या कारण कारण जो रहा हाँ, होगा कि ये क्लाइमेट का फ़र्क पड़ा होगा क्लाइमेट का महाराष्ट्र का अलग फर्क, क्लाइमेट था? एक ये भी थी कि हमारे क्षेत्र में थोड़ी वर्षा भी ज्यादा होती है, जी, जी। और दूसरी की वो दवा हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं होती जो उस क्षेत्र में उन अनार के बागवानों के लिए होती है। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ सेब की खेती होती है, जी, यहाँ पर जी। सेब की दवाइयाँ मिलती थी, उपलब्ध होती है। लेकिन अनार की नहीं मिलती थी, इस कारण भी। लेकिन वो अनार इतना सुंदर था, फिर भी मेरा अनार जो है ऐसे बिक रहा था जैसे कहीं हम जो है मेले, इसमें जैसे परेड ग्राउंड में मेला लगा था उसमें दिखा, बहुत बिका मेरा अनार। लेकिन अनार फिर क्या है कि अनार 20 साल के बाद वो खत्म फल हो जाता है, देना फल आना बंद कर बंद हो देता है। जाता है। और फिर अनार में ये खासियत क्या है कि अनार फसल चक्र मांगता है। अब महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जब मैं वहां गया तो उन्होंने, वो तो क्या करते हैं कि अनार के फसल चक्र के लिए जो है वो दूसरी फसल पपीता की लेते हैं उसी खेत में। उसी खेत में, तब वो जब दोबारा फिर फिर दोबारा उसे वो सेब तो ऐसा है कि उसी जगह अगर कोई पौधा आपका खराब हो रहा है तो आप दूसरा पौधा भी लगा लगा सकते हैं और सकते हैं। तैयार हो। लेकिन अनार ऐसा नहीं है, अनार के लिए तो आपको फसल चक्र, अनार फसल चक्र। और सर आप जैसे बहुत सारे सेमिनारों में जाते ही हैं, पर हमने ये सुना है कि जो आपका पंजाब का सेमिनार था, जो आपने पंजाब में हम्म। सेमिनार अटेंड करा था, उसने आपके कृषि में आपके माइंडसेट को चेंज करा है। उसका क्या कारण रहा सर? हाँ, उसमें ये कि जब हम उसमें गए कि किसी कार्यक्रम में, काफी बड़ा कार्यक्रम था जी, जी। ग्राम्य विकास का, और संघ की तरफ से था। जब हम वहाँ गए तो वहाँ जब देखा तो बातें की, और इसमें की तो उन्होंने, मैं एक किसान के यहाँ गया जहाँ हमारे रात्रि विश्राम का था, उस किसान का क्या था, उसने मुझे खेती दिखाई। बोला साहब ये खेती तो मेरे, ये गेहूं तो मेरे अपने परिवार के लिए, जी। और ये मेरा बेचने के लिए। मैंने कहा इसका कारण बताओ क्या? बोला इसको तो हम खाद और ये पेस्टिसाइड नहीं डालते, और जो ये बेचने के लिए इसमें आप इसमें हम खूब डालते हैं, और इससे हमारा थोड़ा ये बढ़ जाता। मैंने वहाँ एक प्रश्न उनसे भी उठाया था, मैंने कहा साहब ऐसा है क्या, हम अगर किसी को जहर खिलाएंगे तो उसका ये फल तो हमें भी ऐसा ही भुगतना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके दिमाग में भी एक बात आई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बात सही कह रहे शर्मा जी आप, क्योंकि बोलो ये पंजाब से एक ट्रेन कैंसर की ट्रेन के नाम से चलती है। चलती है। अब वो जाति पता नहीं कहाँ, वो जी, उतना जी। ज्यादा मैंने उन्हें पूछताछ नहीं की, लेकिन मेरे दिमाग में उससे ये पड़ा कि यार क्यों ना हम जैविक खेती करें। वहाँ से उसके बाद आप जैविक हमने खेती पे आए। जैविक की ओर आए, और पहले तो हम जैविक ही करते थे, लेकिन जब ये पैदावार बढ़ाने के लिए ये आया था कि भाई उर्वरकता, ये फर्टिलाइजर ये का इस्तेमाल, तब हमने इसका इस्तेमाल किया था। फिर धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, विशेष करके सेब के बागवान तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं जहाँ जिस हिमाचल में मैं बागवानी में मजदूरी करता था मैंने देखा था कि वहां पर उन्होंने एक पेड़ में 15 किलो फर्टिलाइजर डालते थे। 15 किलो, तो मैं हैरान था इस बात से कि हम क्या खिला रहे हैं, किस तरह से। लेकिन आज
मैं उसकी वजह से जैविक की ओर आया हूँ और सभी से मेरा ये निवेदन भी है, कोई चाहे कितना ही कोई भी काम कर रहा है कृषि से संबंधित, हमें जैविक की ओर आना चाहिए। अच्छा सर, जो हम जैविक कृषि करते हैं, इसकी उत्पादकता ज़्यादा हो सकती है जैसी हमारी ये कमर्शियल पौधों की होती है? क्यों नहीं? आप भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जैविक में अगर हम सही ढंग से इसको ये करें तो जैविक में हम उससे भी ज़्यादा फसल ले सकते हैं। क्योंकि जो खाद मैंने तैयार की है, जैविक लिक्विड खाद मैंने जो तैयार की है, उससे अब मेरे गाँव वालों से ज़्यादा उत्पादन होता है। और मेरा ये जो है जैसे हमने टमाटर पे काम किया, तो टमाटर औरों का 1 महीने चलता है तो मेरा 2 महीने चलता है। ये क्योंकि सिर्फ़ जैविक के कारण? जैविक के कारण। क्योंकि जो तो ये है जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं जी, और जी, ये जी। इससे तो जल्दी पौधा तैयार होता है और जल्दी सूख भी जाता है, लेकिन जैविक का ये तो बड़ा लंबा चलता है। और सर जैविक का एक समस्या जैविक में ये आती है कि जैविक का फल थोड़ा लेट निकलता है टाइम से, पर तब तक लोग बाग अपनी फसल बेच चुके होते हैं। तो इससे आप विशे जो जैविक कृषक होगा उसे थोड़ा नुकसान नहीं होगा कहीं न कहीं? बिल्कुल भी नहीं है, एक बात है, इस बात को हमें दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि इस तरह से अगर हमारा थोड़े दिन बाद, थोड़े अंतराल के ज़्यादा इतना लंबा ये नहीं चलता, क्योंकि उसमें जो है हमको जो है 10, 15, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लेट लेट होता हो है। जाता है। लेकिन फिर जो उसका वो है, अगर आज तो आप हाईटेक खेती भी कर रहे हैं और जी, हाईटेक जी। ज़माना भी आ चुका है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अब लोग ढूँढने आएँगे, क्योंकि आज जैविक भोजन मिल नहीं रहा कहीं। मतलब आज जो है बहुत परेशान हो गए लोग बाग, अब बीमारियां जिस रूप से आज आ चुकी है, जिस गति से यहाँ कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं कि अब हर जिले में अगर एक कैंसर का हॉस्पिटल खोलना पड़े, क्योंकि यहाँ बहुत ही ये हो रहा है। अगर हम इसमें आ गए, जैविक में आ गए, आप देखिए कि जैविक का स्वाद ही कुछ और है। और विशेष करके उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जिस पानी से हम खेती करते हैं, देशवासियों को पीने को पीने नसीब को। नहीं, क्योंकि उत्तराखंड ही पूरे देश को पानी भी देता है। जी, जी, जी। और सर आप एक सफल किसान के साथ-साथ एक प्रधान भी रह चुके हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि एक प्रधान का क्या कर्तव्य रहता है अपने किसानों को आगे बढ़ाने में? क्योंकि आज तो जो भारत सरकार है, उसका तो पूरा ही ये जोर है कि हम ग्राम पंचायत से ये उठाना है किसानों को और जी, गाँव वालों को किस तरह से, उसकी सारी ज़िम्मेदारी प्रधानों को दी जाती है। जी। अगर आज प्रधान चाहे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं ग्राम्य विकास में। आज तो ऑनलाइन है सारा जी, काम जी, जी। और उसमें वो छुपा भी नहीं सकते कुछ भी नहीं। क्योंकि आप आज जो है हर काम जियो टैगिंग हो रहा है। गाँव में जियो टैगिंग हो रहा है, तो कितना बढ़िया, बहुत अच्छा ये हो रहा है। लेकिन इसको अगर धीरे-धीरे इसको सही ढंग से ये हो जाए, तो गाँव का विकास प्रधान के इससे भी बहुत उस समय तो जब तो हम प्रधान थे, जी, उस जी, समय तो जी। कोई ये साधन नहीं था, उस समय तो फ़ोन नहीं थे हमारे पास, जी, कुछ जी। नहीं था, बहुत बाद फ़ोन आए। लेकिन आज तो ये है कि आप अगर थोड़ी-सी भी गलती कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे सोशल वायरल मीडिया हो पर जाए। वायरल हो जाते हैं। जी सर। मतलब आज जो है विकास करना अगर कोई चाहता है, तो सोशल मीडिया भी हमारे पास बहुत बेहतरीन ये साधन है। और सर आप जब प्रधानी के पद पे थे, आपने क्या-क्या कार्य करे लोगों को जोड़ने में जैविक कृषि की ओर? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि गाँव के विकास के लिए हमने गाँव वालों से भी ये निवेदन किया कि हमें जो है गाँव के सड़कों से जोड़ना है। जी। जब तक सड़कें नहीं होगी, किसान चाहे कितनी मेहनत करेगा, वो सफल नहीं। हमने उसी समय अपने सैंज गाँव के लिए भी अपनी ग्राम पंचायत में जहाँ-जहाँ सड़कें जानी थी, वो सड़कें हमने उसे सब जगह पहुँचाई और सभी को फिर ये संदेश भी हमने देते रहे कि भई हमें जो है जैविकता पे आना चाहिए। उस समय तो ख़ैर जैविक का ये इतना ज़्यादा, लेकिन आज जो अब लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने ज़मीन को ख़राब कर दिया है पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइज़र से, अब धीरे-धीरे उत्पादन भी घटने लग गया। जी, जी। अगर हम जल्दी इस जैविक की ओर नहीं आए, तो हम जो है फिर हमें अपनी कृषि भूमि फिर छोड़नी पड़ेगी। कारण क्या है कि हमने ऊपरी जो सतह होती है, जी, जी। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो हमने जला दी। फर्टिलाइज़र का ज़्यादा फर्टिलाइज़र। इस्तेमाल करके उसको जला दिया। तो इसीलिए हम सभी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको कम से कम इस्तेमाल धीरे-धीरे करके हमें जैविक की अगर आ जाएँगे, तो आप देखिएगा कि विशेषकर हमारा उत्तराखंड के पास विश्व की जलवायु है। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जिस तरह की जलवायु उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। हमारे पास यूरोप की जलवायु है और यहाँ के निचले इलाके में
अफ्रीका की जलवायु, सारी जलवायु हमारे पास है। और हिमालय से निकलने वाला मीठा पानी और बांस बुरास के जंगलों से निकलने वाला पानी, जी। वो एक अपने आप में दवा का काम करता और सर जैसे हमने ये बातें बहुत सुनने में आती है आजकल कि उत्तराखंड का युवा पलायन कर रहा है अपने गांव से, तो कृषि किस तरीके से एक माध्यम के तौर पर कार्य कर सकती है युवाओं को जोड़ने से कि अपनी कृषि करें अपने घर में? है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि एक बात देखिए, मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी पोयम भी लिखी जी है जी मैंने, जी। हाँ, मैं उसको भी ये आपके सामने सुनाता हूँ कि हमने लिखा कि ग्राम स्वराज आएगा कैसे, हम सबको अलग जगाना है, रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक हमें जाना है। वाह। कि रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा आज, रोजगार है बहुत यहाँ पर, समझे नहीं समझे। समाज, वाह। समझे नहीं समाज, काम सब्जी बागवानी का गजब निराला है, दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश क्रॉप वाला है। वाह। पर्यटन में प्रदेश की, देश में अलग पहचान, देवभूमि है उत्तराखंड, यही हमारी शान, यही हमारी शान। यहाँ दर्शन को करोड़ों आते हैं, भाग्यशाली हो समझिए अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते हैं। लूट खसोट जो करे यहाँ पर वो ज्यादा नहीं चल पाते हैं, जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम, मनोकामना पूर्ण करेगा उनकी चारों धाम। यह मेरा एक कविता के माध्यम से संदेश है युवाओं के लिए। जी। जबकि जो अगर हमारे यहाँ का युवा, मैं बड़ा हैरान भी हो जाता हूँ। आप देखिए मेरे पास जो 2 रेगुलर मजदूर है उनको मैं 15,000 रुपए मासिक तनख्वाह दे रहा हूँ, तनख्वाह देते हैं। और हमारा युवा जो है 5,000 में सेलाकुई के आसपास फैक्ट्रियों में अपनी ऐसी तैसी कर रहा है। उसके पास जो इतना अपने खेतों में अगर वो काम करता है, मेरा तो हर व्यक्ति से निवेदन है, उत्तराखंड के हर सभी से ये निवेदन है कि आप जो है खेती की ओर आए। खेती में अब मैं जो आप खेती का किस्सा एक हिमाचल से जी के जी। किसान से सुना, तो मैं, मेरे मित्र है एक राजेंद्र छाजटा जी, जब मैं उनके पास गया तो उनसे पूछा कि छाजटा जी, राजेंद्र छाजटा है, छाजटा जी कितने सेब आप इस समय तक निकाल चुके हैं? तो उन्होंने बड़े ऐसे मन से कहा, बिल्कुल भोलेपन से जैसे, कि शर्मा जी इस साल तो ज्यादा कुछ भी नहीं, मतलब ये कि 80,000 बॉक्स बेच चुका। आप 80,000 बताइए बॉक्स। 80,000 बॉक्स, हम तो 80,000 रुपए से भी खुश हो जाते हैं, वो तो 80,000 के। और जब मैंने पूछा कि एक बॉक्स की क्या कीमत क्या जा कीमत? रहा, उन्होंने कहा कि अभी तक तो मेरा ये कि 3,000 से कम नहीं बिका है, इससे ऊपर ही मेरा ये बिका है। और मेरा यहाँ तक कि आप देखिए बी ग्रेड, ये सारी लाइनें लगी हुई है। और अब तो बोलो, पहले तो हमको ग्राहक ढूंढने पड़ते थे, मंडी भेजना जी पड़ता जी था, जी। लेकिन अब ऑनलाइन हमारा सारा ये है, सब पैसा यहाँ पहले मिल रहा है, उसके बाद आप देखिए कितना आसान हो गया बागवानी करना आज के जमाने में। उस समय हम तो उस समय खेती करते थे जब कोई साधन नहीं था, लेकिन आज जो साधन है किसानों के पास, पहले तो हम गूल लाते थे, गधेरे से गूल लाते थे, जी जी। लेकिन गांव पहुंचाते पहुंचाते वो शाम को टूट जाते थे, फिर दोबारा उस गूल ठीक करने। लेकिन आज तो पाइपलाइन के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचा है, ड्रिप के जी माध्यम से जी। हम पौधे को दे रहे, स्प्रिंकलर के माध्यम से हम हल्की बारिश भी कर सकते। कितनी बड़ी सुविधा हो गई है हमें आज। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से ये हाईटेक खेती, जैविक हाईटेक खेती करते हैं, हम कहते हैं कि उत्तराखंड हमारा पहले स्थान पे आएगा जैविक। और सर इसी तरीके से आपने अपने आसपास के लोगों को कृषि से कैसे जोड़ा? अब पहले तो हमने एक समूह बनाया था, फल उत्पादन समिति, फल एवं सब्जी उत्पादन समिति बनाई, अटाल में। अटाल में ही बनाई। तो हमने जो है मैंने कहा बिना संगठन का कुछ होता नहीं, हमारे जी पास जी। पानी के भी साधन नहीं थे। हमने क्या किया, भारतीय मृदा ये संस्थान है यहाँ कोलागढ़ में, तो उनके पास हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे क्षेत्र में चलिए, जो आपके पास टीएसपी के अंतर्गत कुछ योजना आती है उनके पास। उनको हम जबरदस्ती ले गए अपने गांव में, और वो आए और उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है जन सहभागिता में काम करते हैं, जी। आधा काम आपको आपको करना है, करना। आधा हम आपको। तो उन्होंने क्या किया, हमारे को पॉलीथीन की शीटें उपलब्ध कराई, पाइप भी उपलब्ध कराए, और गदेरे से पानी हमने खुद पहुंचाया, और फिर पॉली टैंक बना करके गांव-गांव को हम घर-घर में पानी का टाइमिंग रखी, जैसे एक पाइपलाइन में 6 किसानों को जोड़ा हमने। तो उस तरह से हमने खेती को ये किया कि कम पानी से कैसे खेती करें, ये हमारा मुख्य विषय था। और वहीं से हम जो, और बीज भी हम जो है, देखिए हम बाहर से बीज, हम हिमाचल के फल पौधे का ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जी। क्योंकि वहाँ का किसान जो है, हमें बढ़िया दुकानदार भी अच्छा बीज मिलता हमको।
हम जो है सोलन से बीज लाते थे, टमाटर का बीज है, गोभी का बीज, कोई भी सब्जी का बीज हम हिमाचल से ही लाए अधिकतर। अब धीरे-धीरे अब लोग बाग इधर भी जो यहाँ भी अच्छी दुकानें जो तो काम सर कर रहे ये हैं। बीज हमें उत्तराखंड से क्यों नहीं हो सकते प्रोवाइड, अगर हम मुख्य अच्छे बीज कारण तो चाहें? ऐसा है कि जो कंपनियां हैं, तो कंपनियां उसी जगह अपना काम करेगी जहां पर ज्यादा किसान हो। जी जब यहाँ कोई किसान खेती नहीं करता था तो कैसे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टमाटर का काम कर रहे हैं, सब्जी का जी काम जी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अब वो कंपनी हमारी तरफ भी देखो। अब पहले हम सोलन जाते थे बीज लेने, अब वो कंपनी हमारे घर पे आ रही है। हम और लेकिन अपनी आप जानकारी ये होनी चाहिए कि कौन से मौसम में हमें कौन सा कौन सा? ये तो इसके इसमें जो अब हमारे जो सब्जी उत्पादन वाले किसान हैं, अब वो एक विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि हम 3 फसल तो हम ले ही रहे, साल की। साल की 3 फसल ले रहे हैं। आप देखिए आजकल हमने टमाटर की पनीरी बीजनी शुरू कर जी दी। जी पहले मतलब हमने मार्च में टमाटर लगा दी। मार्च में टमाटर लगा, अगस्त में टमाटर खत्म हो जाता। टमाटर के तुरंत बाद हम लोग जो है बीन लगाते हैं और गोभी भी लगाते बीन हैं। गोभी साथ में। बीन और गोभी साथ-साथ में ये भी चलती है। और उसके बाद जैसे ही वो निकलते हम मटर तैयार करते हैं। मतलब 3 फसलें, वैसे तो हम 4-4 फसलें ले रहे हैं। सब्जी का उत्पादन हमारे गाँव में एक बहुत बहुत ही बढ़िया ये हो गया, क्योंकि और उसके बाद आप देखिए मैंने अटाल में नया प्रयोग किया है, सेब पे काम किया है और सेब मैंने सफलता की है। सेब में मैंने ये सेब नहीं लगाया जैसे हरिमन में और ये जो नीचे जो सेब होता है, जी गर्म जी जी जगह में जी। होता है, वो सेब नहीं लगाया मैंने। मैंने वही सेब लगाया है जो हाइट वाला सेब है। और सर आप सेब भी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं? ऑर्गेनिक तरीके से सेब उगा रहा है और गाला वैरायटी लगाई है मैंने, जी जी। मेमा गाला सेब लगाया है और उसकी चिलिंग जो रिक्वायरमेंट थी वो 700 आवर थी। तो सर आपने ये चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करी सर? हाँ, ये देखिए ये भी एक, लेकिन अब जब हम लोगों के सामने इस बातें जी जी रखते हैं तो लोग थोड़े उसमें असमझ में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो है मैंने बगीचे के ऊपर वो लगाए, क्या नाम, पाइपलाइन बिछाई, बगीचे के ऊपर। ऊपर से ठीक है सर, पाइपलाइन ठीक है बिछाई और पाइपलाइन में बारीक फॉगिंग वाले स्प्रिंकलर लगाए मैंने। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने रोज रात्रि को मैं उसमें फॉगिंग करता हूँ 1 घंटे तक। और उसमें ताप रिकॉर्डिंग यंत्र भी लगाया अच्छा ताकि हमारा ये तापमान हम कितना तक कम कर सकते ठीक हैं। ठीक। तो आप देखिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में हम उसका तापमान माइनस पे ले आए रात्रि। और इससे हमने जो वो जितनी वो मांग रहा हम उससे उससे ज्यादा ज्यादा। और इसी कारण जो फल इतना बढ़िया आया। हालांकि लोग बाग कह रहे थे, लोग बाग हैरान भी थे कि यार ये इनको पता नहीं क्या सोच रहा है, जहाँ आम होना चाहिए था वहां सेब लगा रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं सफल हो गया और अब मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने पूरे खेत में सेब की एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि सेब आसान है हमारे लिए। सेब में अब लेकिन जब मैंने गांव वालों को अपनी ये बताई कि मैंने इस तरह से काम किया, तो गांव वाले तो किसान, गांव के किसान तो ये सोच रहे हैं यार ये तो बड़ा भारी, ये तो लंबा चौड़ा स्यापा है, जी जी जी। इतना कौन करेगा। लेकिन कुछ नहीं है, एक बार आपने इंतजाम खड़ा करना है, बाकी तो एक आदमी से हम सारा काम करा रहे हैं। जैसे ड्रिप है तो ड्रिप का पाइप खोलना, हमने कितने समय तक पानी देना, जी जी। वो अपने आप काम कर रहा बाकी है। और पानी अपना स्प्रिंकलर आप हमने करते हैं। चलाना है तो एक समय हमने खोलना है और वो चलाना है। वो खुद ब खुद कर रहा है। मतलब और खाद भी मेरे लिक्विड खाद, मैंने लिक्विड जो खाद तैयार की है और खाद भी मैंने गाजर घास से तैयार की। अरे आप हैरान हो जाएंगे वहां आके। मैं सभी से ये निवेदन भी करता हूँ कि आप मेरे गांव आइए और आंखों देखी सही होती है, जी कानों जी सुनी नहीं, क्योंकि ये आदमी तभी विश्वास करेगा कि वाकई यार इस तरह से। क्योंकि भगत दाजी कोश्यारी जी आए थे हमारे गांव में, जी जी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर उत्तराखंड में जैविक कृषि को अपनाना है तो शर्मा जी का मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा। बहुत ये बड़ी तो बात मेरे है। लिए भी एक बहुत, क्योंकि बड़े आदमी के मुख से जो वाणी निकल जी जाती जी। है वो फलीभूत भी होती है। तो अब धीरे धीरे बहुत सारे किसान वहाँ आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हम गौ आधारित खेती कर रहे हैं। एक गाय के गोबर से मैं 5 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। वाह सर, ये हाँ। बहुत और अच्छी बात है। देखिए आप देखिए जिस गाजर घास से और जो बायोमास पशु नहीं खाता, जैसे सड़क के किनारे उगा हुआ भांग धतूरा, जी जी। उसको भी जो आज के युवा जो उसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं काट के लाता हूँ, मशीन से बारीक कटवाता हूँ और फिर उस टैंक में डालता हूँ। हालांकि मैं इसको पेटेंट करवा रहा हूँ। जी जी जी। इसको पेटेंट कराने के लिए मेरा मकसद क्या है कि इसका नाम बड़ा होगा, मुझे इसकी ये नहीं चाहिए कि मैं इसकी वो लूंगा, रॉयल्टी जी लूंगा, जी जी। वो नहीं, मेरा मकसद वो नहीं। मेरा मकसद ये है कि फिर हर किसान अपनाएगा इसको, ताकि जो है उसे जब ये देखे नाम बड़ा हो जाएगा तो हर किसान जी अपनाएगा। जी जी। तो इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे जैविक को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, जो आप ये अभी अभी आप बात कर रहे हैं जैविक फर्टिलाइजर की, हाँ।
इसको सर तैयार करने का प्रोसीजर क्या है? तो ऐसे तो मैं इसके विशेष करके ज़्यादा इसलिए नहीं बता पाऊँगा, आपके चैनल जी, के जी, माध्यम जी। से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं इसको पेटेंट करवा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। जी, वो जी। अभी प्रक्रिया में है। जी, जी। लेकिन उसके बाद अगर पेटेंट भी नहीं होता, हुँ, हुँ। फिर हम गाँव, लेकिन पेटेंट नहीं होगा तो लोग बाग क्या कहेंगे, पता नहीं ये बुड्ढा ट्रस्ट क्या नहीं कर कर रहा है। पाएँगे लोग बाग। इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही उसका नाम बड़ा हो जाएगा, जी, जी। तो हर आदमी उसको अपनाएगा बिल्कुल। और उसके लाभ इतने ज़बरदस्त लाभ है कि आप देखिए कि आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। जी। आप उस कीटनाशक के साथ जो बीमारियाँ आ रही है, आजकल जो है एक साथ हमारे को देखिए वो क्योंकि कृषि जो बीज मिल रहे हैं हमारे को, वो बीज जो है सारे बीज हाइब्रिड है। उस बीज से दूसरा बीज नहीं तैयार होता। हम देखो कैसी जगह तैयार है, हमारे जो उस बीज का जो अगली फसल उस बीज से नहीं कर सकते। इसका कारण सर? इसका कारण हाइब्रिड। हाइब्रिड है इस वजह से? हाइब्रिड वो बीज कंपनी इस तरह से बना रही है ताकि किसान अपना बीज तैयार नहीं करे। मेरी कोशिश अब ये भी है कि मैं अब ऐसा बीज अपने यहाँ जो है वही बीज हमने लगाना है अपना आप तैयार करें। जो अपने आप तैयार करेंगे। जो जिन किसानों के पास पुराने बीज बचे हुए हैं उनको हम ला रहे हैं, कुछ हमारे पास अपने पास भी है, उसी से हम अब आगे की खेती करवानी है। ताकि उससे क्या है, आप देखिए कि जिसका वंश खत्म हो रहा है जी, जी, जी। हम उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सब्जी का बीज, उसका वंश आगे है नहीं, जी, जी। तो वो हमें क्या लाभ मिले? उससे हमारे शरीर को भी नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन हम जो है उसकी सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि ये बड़ी आसानी से हमने ज़्यादा ध्यान जो है पैदावार बढ़ाने को तो हमने बहुत बड़ा ध्यान दे दिया, और हम लेकिन क्वालिटी गुणवत्ता पे हम काम नहीं जी, कर जी। रहे। ये मेरा आप सभी से भी ये निवेदन है जी, जी। कि आप हमारे जामवंत हो सकते हैं, जी। कि आप जो है गाँव में जाकर एक ऐसे किसानों को ढूँढो, जो किसान कर रहा है, लेकिन जो गाँव का किसान है, उनको कोई पूछता भी नहीं। जी। हम तो आभारी हैं मोदी सरकार के कि जिन्होंने एक अनपढ़ किसान को वहाँ से ढूँढ के लाया है और पद्मश्री मिला। हमें ये नहीं तो हमें कहाँ मिलना था? हम तो ख्वाब भी में नहीं सोच सकते कि पद्मश्री, लेकिन सरकार की पारदर्शी नीतियों की वजह से हमें आज ये दिन देखने को मिला। और सर आपने जैसे बात करी अनार और सेब की और जैविक खेती के बारे में। पर सर आप इन चीज़ों के अलावा भी बाकी चीज़ों में जैविक खेती कर रहे हैं, जैसे सब्जियाँ हो गई। इस चीज़ का सर अपने आस-पास के लोगों में आपने क्या वो देखा कि सब्जियाँ उगाने में हम जैविक का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एक बात, मैं तो शहरों में भी ये प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि जो शहरों में रह रहे हैं, मतलब आज हमारा जो पूरा जनमानस है वो शर्म मान रहा सब्जियां उगाने की शर्म मान, जी। क्योंकि आप सेहत की चिंता किसी को नहीं है, वो सारे को चिंता है आज की माया की चिंता, माया के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन अगर सबसे पहले हमें जोशी जी हमें क्या सोचना है जी। कि अपने शरीर के प्रति सोचना है। जी। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमने ये देखा कोरोना काल में बोलते हुए लोगों को कि जब उन्होंने अपने मैसेज मोबाइल के माध्यम से भेजे जी। कि पैसा ही सब कुछ नहीं ऐसा है, ही सब। शरीर में जान होने, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हम रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि आज 20 वर्ष के युवा को हार्ट अटैक हुआ है। आज जो है ये पुलिस में दौड़ लगा रहा था उसकी वो इसका उसको सर दिल का दौरा मेन पड़ गया। कारण ही ये है पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए कि पेस्टिसाइड से हमारे जो हम तो करते इस्तेमाल है कि शत्रु कीट मर जाएंगे, जी। उसके साथ साथ हम मित्र कीट को भी मार रहे हैं। किसान के दो ये होते हैं, एक शत्रु कीट होता है, एक मित्र एक कीट मित्र होता है। की। मित्र कीट दिन में आता है, जैसे मधुमक्खी देखो, जी, जी। किसान की मित्र कीट है। और जो रात को आता है, किसान के बगीचे में जो रात को कीट आएगा वो शत्रु कीट होता है। उसके लिए भी आज बहुत आसान तरीका, पहले तो हमारे पास हम क्या करते थे, वो जलाते थे, अलाविये जलाते थे ताकि वो जब उसकी आग जलती थी तो वो मित्र शत्रु कीट वो शत्रु आके कीट। उसमें जल जाते थे। जी, जी। अब तो बड़ी आसानी है कि अब तो कीट ट्रैप हो गए। जी। सोलर से कीट ट्रैप बन गया है। अब सोलर लाइट्स के जैसे ही वो जलेगी तो शत्रु कीट सारे उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें वो मर मर जाते हैं। जाते हैं। शत्रु कीट हम इस तरह से लेकिन आज हमने क्या कर दिया कि हमने सब ने एक ही चीज अपनाई है, क्या अपनाई है कि पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का, और उससे नुकसान खाने वाले को ज्यादा हो रहा है। हम उगाने वालों को हो रहा है, जो दूसरे को जहर खिलाएगा वो उसका अंश वो खुद भी खुद भुगतेगा। भी। मतलब मेरा ये सभी से निवेदन है और विशेषकर आप लोगों से, आप लोग जो है जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप लोग किसानों को जागरूक भी करिए और इससे होने वाले नुकसान के प्रति भी बताइए कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, उपभोक्ताओं को भी हो रहा है और उन किसानों को। जमीन हमने खत्म कर दी है, अगर हम अभी भी जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाला समय जो है हम उत्तराखंडियों के लिए कठिन हो जाए। और सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में
सारी चीजें सब बढ़िया है, पर ऑर्गेनिक में एक समस्या का बहुत सामना करना पड़ता है, वो है कीटों की। कि ऑर्गेनिक पौधा कीटों से बचाना मुश्किल पड़ जाता है सर। इसके लिए कि सर क्या उपाय कर सकते हैं हम ताकि हमारा पौधा बच सके? एक बात देखिए, जो जैसे मैंने खाद के बारे में जी, बता जी, रहा हूँ, जी। वो जैविक लिक्विड खाद है। जी, आप देखिए उसमें खाद के गुण तो है, या कीटनाशक भी उसमें, कीट को नियंत्रण हम उसमें कर सकते हैं। आप देखिए जो पेड़ों में रूट ग्रोवर लगता है, जड़ों जी, में लगने वाला कीड़ा है, जी, वो खाद जो है इस ढंग से तैयार की गई। आप देखिए हम उसमें क्या-क्या डालते हैं, जैसे हम अखरोट का पत्ता डालते हैं, जी, और प्लेन में हम उसका पत्ता डालते हैं, क्या नाम, नीम का पत्ता जी, डालते हैं, और हम टिमूर का पत्ता डालते हैं। और हमारे यहाँ जो जो भी जहरीली पत्तियां हैं जिसको पशु नहीं खाता है, उसको हम उसमें डालते हैं, तो कीट नियंत्रण का काम भी कर रहा है। उसमें जो है वो दवाई का काम भी कर रहा है। उससे आप देखिए बहुत ही गजब का, आप मैं हैरान हो जाएगा, लोग बाग हैरान हुए मेरे सेब को देख के। लोग उन्होंने कहा कि आप सेब फल आएगा, जी, कलर नहीं आएगा, और बिल्कुल नहीं आएगा। कलर के लिए आपको कलर स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी गर्म, लेकिन हमारा सेब में फल भी आया और जी। कलर भी आया। लेकिन है वो बिल्कुल एक बिल्कुल जय, ऑर्गेनिक। लेकिन थोड़ा ये कि आपकी सोच, हमें सोच बदलनी है। सर जब आप कृषि में नए-नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस समय आस-पास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? एक बात देखिए आप जोशी जी, एक बात बताऊं मैं जी, आपको, कि हर नया काम कठिन होता है, जी, क्योंकि लोग बाग जो जब पूरी तरह से कोई भी काम फलीभूत हो जाता है, तब लोग बाग उसकी तारीफ करेंगे। जी, जी, नए नए में तो तरह तरह की नुक्ताचीनी ढूंढेंगे। जी, पहले तो हमें यहाँ तक भी बताया गया कि ये बुढ़ा पता नहीं क्या करता है यार। कईयों ने तो यहाँ तक भी कहा कि यार ये क्या करता है, ये तो ये करता है कि इसके बेटे कमाते हैं नौकरी में और ये यहाँ पर गंवाता है। तो अब लोगों के ये तो सुनने पड़ते। जी, हम जो है सारे झेले हमने सब कुछ, जी, लेकिन चुप रहे। यहाँ तक कि बच्चे भी हमसे नाराज ये रहते थे, यार क्या करते आप यहाँ रहो, हमारे बच्चों के साथ रहो। लेकिन नहीं, पहले तो बच्चे नाराज जी, रहते जी, थे, लेकिन जब से पद्मश्री मिला है, जी। तब से उन्होंने भी बोलना अब थोड़ा कम कर दिया। अब नहीं नाराज होते, मतलब ये है। और सर हमें एक चीज़ जब आपको पद्मश्री मिला, तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने अपना उस समय ट्रेडिशन फ़ॉलो करा। आप अपने चोली पहन के गए वहाँ। इस चीज़ के ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कि जी उस समय के अनुभव हमें बहुत ही ऐसे कि जो हम उस समय भूल नहीं पाएँगे। जी, क्योंकि वहाँ देखा कि अनुशासन जो वहाँ होता, ख़ैर वहाँ तो जब राष्ट्रपति आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, जी, तो वहाँ का अनुशासन तो होगा ही। उस समय जो बिल्कुल वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी, हालाँकि मेरे पास ये अपना ये जी, चोली, लोहिया लोहिया लोहिया, चौड़ा कहते हैं जी, हम इसके लिए, ये था मेरे पास। तो कई सुरक्षाकर्मी आए कि बोला भाई साहब आप इस कोट को यहीं रखेंगे? मैंने बोला नहीं, ये तो हमारा पहनावा है। जी, जी, इसी से तो हमारी पहचान जी, है जी, कि जौनसार बाबर में, और ये हमारे इसको तो नहीं छोड़ूँगा मैं। जी, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको यहीं रखिए, मैंने नहीं माना। जी, फिर जो उनका ऑफिसर आया कि बोला भाई जी एक निवेदन है आपसे जी, कि आप इस कोट को यहीं रख दो। वो कोट जो वो नहीं जानते थे कि इसको लोहिया जी, कहते हैं, जी, जी, चौड़ा जी, कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस कोट को आप यहीं छोड़ दो। मैंने बोला कि नहीं, इसको नहीं मैं छोड़ूँगा, क्योंकि ये तो मेरा पहनावा है। और उसके बाद जब हमको पद्मश्री मिल गए सबको, जी, तो जी, ये फिर क्या संदेश होता है कि सबको ये कहा गया कि अपने-अपने जो अवार्ड है, वो अपने गार्जियनों को दे दो, जी, और हमको एक दूसरे रूम में लिया जाता है। जी, दूसरे इसमें रूम में हमको लाइन से लगाया जी, जाता है। ये नहीं कि जैसे पहले होगा सीरियल नंबर, नहीं, जो जिस लाइन में खड़ा था, उस लाइन में उस लाइन ओ जहाँ जो खड़ा होना चाहता, वहाँ हो सकता तो खड़े हो गए हम। और जब खड़े हो गए, वहाँ हम ताज्जुब में रहे कि मोदी जी की याददाश्त को आज भी हम ये करते हैं, सोचते हैं कि इस उम्र में उनकी क्या ज़बरदस्त याददाश्त है। जब वो पहले सीतारमण जी आती है, वो हाथ जोड़ती है, निकल जाती है, फिर जी, अमित शाह जी आते हैं, वो हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन जब मोदी जी आए, सबके नाम पूछे, सबके नाम बताए उन्होंने। नाम बताए, ताज्जुब की बात है। और मेरे पास जब आए, क्योंकि जब उत्तराखंड में आए थे मोदी जी जी, केदारनाथ की जी, यात्रा जी, पर, तो उन्हें उस समय ये लोहिया लोहिया, भेंट किया, चौड़ा ये भेंट किया गया था। जी, 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 तो जैसे ही वो मेरे पास आए, वो क्या कहते हैं, देखिए जी, आप कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि जय बाबा केदार की। जवाब केदार, और और मैंने कहा कि मान्यवर, आ, आपकी पारदर्शी नीतियों की वजह से हमें आज ये दिन देखने को मिला है, नहीं तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। जी, उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप अनपढ़ आदमी, आपके ऊपर बाबा केदार का आशीर्वाद है। मैंने कहा कि मान्यवर, बाबा केदार का आशीर्वाद आपके ऊपर है, हमारे ऊपर तो आपका आशीर्वाद है। और उसी के बाद वो आगे निकले, दूसरे का भी नाम बताया। मतलब ताज्जुब की बात है, हम 50-60 लोग जो लाइन में थे, जी, और सबके नाम बताए। तो वो एक अवतारिक पुरुष है मोदी जी,
हम आज भी सभी को इस उम्र में हम तो अब ये घर से बोलेंगे कि भाई चाय की पत्ती लाना, वो भी भूल जाते हैं, लेकिन उनको इतने आदमी के नाम याद। और वो ऐसा कड़वा अनुभव नहीं है, इतना अच्छा ये है कि ऐसा दिन हमें मतलब सोचा भी नहीं था कि हम उस जगह और ये अपना वस्त्र लेके हम वहाँ पहुंचे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। सर तो आपका शुरुआत से लेकर पद्मश्री तक का यहाँ तक का सफर में आपको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? अरे जोशी जी, हम क्या बताएं आपको कि अब हम तो ऐसे बन चुके हैं जी जैसे नदी का पत्थर है, रुढ़कते रुढ़कते अब उसको हाथ से पकड़ो फिसल जाता है, जी क्योंकि इतने अनुभव है कि आप जीवन के, हमने तो वो युग देखा है जब हम नंगे पांव से जंगल में बकरी चुगाने जाते थे, और आज ये युग भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के सामने हम बात कर, मतलब ये जो है, और मैं हर व्यक्ति को मैं तो यही कहता हूं, मैं सबके सामने यही कहता हूं जी कि आदमी जिस जगह जो काम कर रहा है, अगर वो मेहनत से करेगा तो अवश्य सफलता मिलेगी उसको। मैंने उसमें 2 लाइन ये भी लिखी जी है जी जी कि मेहनत का वो फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है, किस्मत से जो मिल न सका तो वो मेहनत से मिलता है। वाह बहुत बिन मेहनत के इस दुनिया में बनाना कोई पुरुष महान, ऐसा जतन करो जीवन में, अलग आपकी अलग हो आपकी पहचान, पहचान। अलग आपकी हो पहचान। मैं सभी से ये निवेदन करता, किसी भी क्षेत्र में है, जी आप कृषि के क्षेत्र में हैं, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप विद्यार्थी के क्षेत्र में हैं, जो व्यक्ति जहां मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। यार आप तो, सब तो पढ़े लिखे हैं, जी हम तो उस समय के हम तो अनपढ़ आदमी, लेकिन हमें शर्म नहीं लगती। हालांकि हमारे बच्चे भी शर्माते कि पिताजी बार बार जो है अनपढ़ अनपढ़ लगा के रखते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जब एक अनपढ़ आदमी मेहनत से यहाँ तक पहुंच सकता है, यार आप तो पढ़े लिखे, सब लोग पढ़े लिखे। मेरा यही संदेश है सबको। और सर अंत में हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आप 2-3 बिंदु ऐसे कहें जिन्हें उन्हें फॉलो करने में आसानी हो। सबसे पहले तो इसमें ये कि किसानों को जो आज आज खेती बाड़ी, उनको थोड़ा प्रशिक्षण जरूरी लेना होगा। जी आज अगर आप प्रशिक्षण उस जगह नहीं जा सकते जहां जैसे मैं काम कर रहा हूं, आज तो ऑनलाइन भी हो सकता सर प्रशिक्षण मिलेगा कहाँ सर? है। तो मिल एक बात है, जो अगर आपने जैविक कृषि पे प्रशिक्षण जी लेना जी है, जी तो जैविक कृषि के तो वो जो किसान जैविक कर रहे हैं वहां पर हुई। सर और हमारा कोई पोर्टल नहीं है बना हुआ जहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन करके अपना कर मतलब सकें? जैविक बोर्ड तो है या गठन है, जी लेकिन अभी तक इस तरह का पोर्टल ये नहीं है कि जहां किसानों को जैविक के प्रशिक्षण दिए जाए। प्रशिक्षण दिए जाए। मतलब ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे प्रशिक्षण देने वाले, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमको दिखाइए, जहां जिस खेती में जैविक हो रहा है वो दिखाइए, तो वो खुद ही फिर आप तो मतलब वो जैसे तो हमारे क्षेत्र में है, जी गौ आधारित खेती करते हैं, हमारे लिए तो सबसे आसान काम है जैविक खेती जैविक का। खेती। सर आपको इस क्षेत्र में बहुत सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया है जिसमें सर आपका 2012 का किसान भूषण पुरस्कार है, 2015 में आपको कृषि सम्राट पुरस्कार मिला है सर। तो सर ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है सर। तो इन पुरस्कारों को सर ये पुरस्कार आपको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप और ज़्यादा काम कर सके इस क्षेत्र में? मैं तो ये सभी युवाओं को ये संदेश दूंगा, जी क्योंकि पुरस्कार मिलना जो है एक आदमी का आत्मबल बढ़ता है, जी जी क्योंकि हमारा हौसला मतलब ज्यादा से ज्यादा इसे उसकी सबसे पहले मुझे यही किसान भूषण पुरस्कार मिला था, जी 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 और फिर उस तरह से फिर मुझे जगह जगह इसके ये मिलते रहे, और मेरे पास बहुत सारे, अब तो मेरे पास इतने पुरस्कार मिल रखे हैं कि मेरे अब कमरे में नहीं आ रहे हो, जी 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 वो बहुत सारे ये है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस जैसे जैसे मुझे पुरस्कार मिले, मेरी हिम्मत और आगे बढ़ती रही, और आज मैं जो है मतलब जब से मिल रखा मुझे पद्मश्री पद्मश्री, जी जी उसके बाद तो मुझे जैसे पंख लगे हुए, मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठ रहा हूं, और इसी में काम कर रहा हूं कि मैं जो है आज के युवाओं के लिए भी ये संदेश देता जी हूं कि आप जो है ऐसे काम करिए और पुरस्कृत हो जाइए, जी और ईमानदारी से काम करिए, देखिए सफलता आपके चरण छूमे। सर 22 तारीख को अभी राम प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें आपका क्या विचार है? जोशी जी, आपने ये बहुत ही सुंदर बात, क्योंकि इस समय तो हमारा पूरा देश क्या पूरी दुनिया राम में हो गया जी, है। जी, जी। तो मैंने इस पे भी एक छोटी सी कविता बनाई है, जी, मैं जी। उसी को सुना दूं जी, जी, आप, हम ज़रूर सुनना क्योंकि वो चाहेंगे। मेरे ऐसे तो याद नहीं है, मैंने मोबाइल में जो नोट किया जी, है, जी, जी, मैं बिल्कुल। आपको उसी वही कविता सुना। जी, जी, जी।
तो आप सुनिए कि त्याग तपस्या बलिदानों से आज वृद्ध दिन आया है, राम लला में हो जग सारा, दुनिया ने जश्न मनाया। भक्तों की कठिन तपस्या से इस मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण न्यौछावर किए जिन्होंने, उनको मिले प्रभु राम दुआ। नहीं सोचा था यहां किसी ने, एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु राम की जन्मभूमि पर मंदिर यूं बन जाएगा। पूर्ण हुए अरमान सभी के, कलयुग में त्रेता आया है, सनातनी अनुयायियों ने हर घर में जश्न मनाया है। घर घर में अब दीप जले, दिवाली सा त्योहार मनाएं, प्रेम निवेदन करे प्रभु से, सबके कष्ट हरण हो जाए। प्रेम निवेदन करे प्रभु से, सबके कष्ट हरण हो जाए। जय श्री राम। सर, कृषि के साथ साथ आपको कविताओं का भी बहुत शौक है, तो सर उस बारे में कुछ बताएं सर। ये बात आप ठीक कह रहे हैं जोशी जी। इसका ये है कि मैं कविता लिखता था, कभी बसों में यात्रा करते हुए लिखता था, शाम को नोट कर देता था। इसी तरह से आप देखिए कि कवियों ने हर क्षेत्र को छुआ है। जैसे कवियों ने लिखी है, बाल पर लिखी, आंख पर लिखी, गाल पर लिखी, और किसी ने कान पर नहीं लिखी कविताएं। अगर कान नहीं है तो बिना कान के तो आप चश्मा भी नहीं लगा सकते। और इसी तरह से हमने भी मतलब और समाज पे भी सब पे लिखी, लेकिन ड्राइवर पर किसी ने नहीं लिखी। मैंने एक कविता ड्राइवर के ऊपर लिखी है, मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं कि व्यथा ड्राइवर की, कि ड्राइवर की परेशानी को किसी ने नहीं पहचाना, कि ड्राइवर को बेईमान बदमाश कहता आया जमाना। ड्राइवर को कभी किसी से धन्यवाद नहीं मिला है, अगर मिला तो गाली और धिक्कारी मिला है। उबड़ खाबड़ रोड पर, आड़े तिरछे मोड़ पर, भीड़ भरे बाजार पर, चौराहा जब पार कर, अगर कोई व्यक्ति या गाड़ी सामने आती है, जल्दी से ब्रेक तेज लग जाती है, तो अंदर बैठी सवारी चिल्लाती है, क्या ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती? कोई कहता है यह ड्राइवर है क्या है, कोई चिल्लाता है इसने दारू तो नहीं पिया है। किसी भी व्यक्ति ने धन्यवाद नहीं बताया है कि ऐसी इमरजेंसी में जिसने सभी को बचाया। ड्राइवर सोचता है कि यह ड्राइवर तेरी भी क्या किस्मत है, जिसके लिए तमाम सफर में कोई ना कोई दिक्कत है, फिर भी तुझे प्यार की एक बाणी तक नहीं मिलती है, जिसके बल पर सारी दुनिया चलती है। परंतु तुझसे दुनिया क्यों जलती है, यह किस्मत की नहीं, यह तो समाज की गलती है। जब कभी कोई बच्चा या पशु अपनी गलती से गाड़ी के नीचे आता है, तो एकदम सारा समाज ड्राइवर के खिलाफ हो जाता है। पहले उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है और बाद में उससे मन मर्जी से दाम वसूला जाता है। ड्राइवर तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोता है कि यह ड्राइवर तेरी भी क्या नौकरी है, जिसका कभी प्रमोशन नहीं होता है। ड्राइवर से ड्राइवर रिटायर। जब कभी किसी देशद्रोही या पार्टी विरोधी नेता का स्वर्गवास हो जाता है, तो वहां श्रद्धांजलि वालों का तांता लग जाता है कि आज इस देश ने एक ऐसा व्यक्ति खोया है जिसके लिए सारा समाज रोया है, इसकी कमी कभी पूर्ण न हो पाएगी। इस सपूत की याद देशवासियों को हमेशा आएगी। परंतु जब कभी कोई अभागा ड्राइवर मरता है, उसको मरणोपरांत भी समाज बदनाम करता है कि उसने तो मरना ही था, दारू पी के चल रहा था, बेकसूर मौत पर भी सारा जमाना हंस रहा था। कि चालाक बंधुओं, ऐसी बातों से नहीं घबराना है, यह तो कलयुगी जमाना है। यहाँ मेहनत करने वालों को धिक्कारा जाता है, चोर उचक्कों ठगों को यहाँ पूजा जाता है। कि बंधुओं, ऐसी बातों से नहीं डरना है। अंत में मैंने भी एक निवेदन करना है कि जिस गाड़ी को तुम देवी माँ, दुर्गा माँ और काली माँ कहते हो, जिसकी खातिर सारे समाज की बदनामी सहते हो, उस देव शक्ति माँ के नाम को जगाना है। उस माँ को दारू पीकर हाथ नहीं लगाना है, उस माँ को दारू पी के हाथ नहीं लगाना। बहुत बढ़िया। यही मेरी ड्राइवरों के ऊपर एक कविता है, क्योंकि हम अगर हर व्यक्ति को प्यार से और उसको सम्मान दे के काम के, क्योंकि हर व्यक्ति ड्राइवर को गालियां ही देता है। ये मेरा सभी से निवेदन है कि हमें इनको भी थोड़ा प्यार से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना समय दिया। और सर हम यही चाहेंगे आप इसी तरह लोग बागों को मोटिवेट करते रहें जैविक कृषि के प्रति। धन्यवाद। धन्यवाद जी।